हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। साइंस गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो हमारी जो जनरल साइंस की क्लासेज है वो कंटिन्यू चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ पाए। आगे एग्जाम की भरमार है, हर प्रकार के एग्जाम आ रहे हैं और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जनरल साइंस का आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं प्रत्येक वो टॉपिक करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिनसे पीछे के एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट खोज से संबंधित क्वेश्चन है या उनकी संरचनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। यानी जो अभी हमारा चल रहा है वो ह्यूमन एनाटॉमी चल रहा है, मानव की शारीरिकी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो और उसके बाद जो हमारा बायोलॉजी वाला टॉपिक चल रहा है, उसके बाद में केमिस्ट्री वाला, फिर फिजिक्स वाला हम करेंगे। अभी तक हम कोशिका को पढ़ चुके हैं, रक्त को पढ़ चुके हैं, मानव रोगों के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको जो कंकाल तंत्र था, ये आपके तंत्रिका तंत्र था, मस्तिष्क वाला, इसको समझाया था। और आज की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए क्या होता है श्वसन तंत्र। हमारे शरीर में हम श्वास लेते हैं, उन श्वास का आगे क्या होता है, इस प्रक्रिया के अंदर सम्मिलित अंगों का समूह क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र। आप जानते होंगे या नहीं जानते होते तो अभी बता देती हूँ कि हमारे अंदर श्वसन के लिए जो सहायक अंग है वो है फेफड़ा। हमारे अंदर फेफड़ों की संख्या 2 होती है। श्वसन प्रक्रिया के अंदर हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। चाहे जीव जंतु कोई भी श्वसन करे, चाहे पौधे श्वसन करे, चाहे मनुष्य श्वसन करे, श्वसन प्रक्रिया के अंदर आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमेशा ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। 99% बच्चे आंसर गलत देते हैं कि आपको पूछ लिया जाए कि बताइए पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो सीधा आंसर आता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बिल्कुल गलत। चाहे श्वसन मनुष्य करे, चाहे पौधा करे, कोई भी जीव करे, श्वसन प्रक्रिया में हमेशा ऑक्सीजन गैस ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाएगा। जबकि पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और श्वसन को छोड़ेगा। यानी पौधों का श्वसन करना हमारे लिए नुकसानदायक है क्योंकि हमारी तरफ वो भी ऑक्सीजन खींच रहा है, जबकि पौधों का प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए काम का है कि वो वातावरण के अंदर ऑक्सीजन छोड़ रहा है। अब पौधा क्या करता है, दिन के अंदर तो प्रकाश संश्लेषण करता है क्योंकि प्रकाश फुल मिलता है उसको, और थोड़ी धीमी दर से है वो श्वसन दर भी होती रहती है। लेकिन रात्रि के समय पौधा फुल श्वसन करता है। इसलिए तो कहते हैं कि रात्रि में पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए। क्या भूत प्रेत होते हैं क्या? नहीं, ये तो बस पुरानी परंपराएं बनाई हुई। लेकिन साइंस का जो लॉजिक है वो क्या कहता है कि पौधा रात्रि में श्वसन प्रक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो ऑक्सीजन को खींचता है। अगर आप उस समय पेड़ के नीचे सोओगे तो आपका दम घुटने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। इसलिए रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब जो हमारा श्वसन तंत्र है ये किससे मिलकर बना होता है? हम श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, हमने गैस को खींचा और वापस छोड़ा। इसके अंदर हमारा कौन सा भाग काम आया? नाक आया कि नहीं आया? यानी हमारे श्वसन तंत्र की शुरुआत नाक से होती है। सबसे पहले ये नाक के जो 2 छिद्र जिनको नासा छिद्र कहते हैं, फिर नाक के अंदर वाला मार्ग जिसको नासा मार्ग कहते हैं, फिर ये वाला भाग जहां से भोजन भी गुजरता है, श्वास भी गुजरता है, इसको बोलते हैं ग्रसनी। अब ग्रसनी से तो भोजन भी गुजरेगा, मुंह से भोजन गया, नाक से श्वास गया, यहाँ से दोनों गुजरे, लेकिन आगे दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एक नली आ जाती है भोजन वाली जिसको ग्रास नली बोलते हैं, इसोफेगस। दूसरी आती है श्वास नली जिसको ट्रेकिया या श्वास नली बोलते हैं। अब श्वास गया श्वास नली के अंदर, फिर श्वास नली आगे शाखाओं में बढ़ जाएगी फेफड़ों में जाकर। हमारे अंदर फेफड़ों की संख्या 2 होती है, उन फेफड़ों के अंदर शाखाओं में बढ़ जाएगी श्वास नली, और प्रत्येक शाखा के अंत में एक छोटी छोटी बेर जैसी संरचना होगी जिसको कुप्पिका कहेंगे। वो कुप्पिका क्या करती है? गैसों का आदान प्रदान करती है खून के साथ। यानी प्रत्येक कुप्पिका में से खून रक्त की नली निकलेगी, उस रक्त के अंदर कुप्पिका ऑक्सीजन को डाल देगी, उस रक्त की क्या निकाल लेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। जिस रास्ते से गैसें अंदर गई उसी रास्ते से वापस निकल जाएगी। फर्क क्या होगा? जाते टाइम ऑक्सीजन ज्यादा दी, आते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब हम श्वसन क्यों करते हैं? भोजन क्यों करते हैं? भोजन करते हैं एनर्जी लेने के लिए, और भोजन में से एनर्जी तभी निकलेगी जब आप उसके साथ कौन सी गैस मिलाओगे? ऑक्सीजन। भोजन के साथ ऑक्सीजन गैस मिलाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ये प्रक्रिया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र कहते हैं।
यानी वो ऑक्सीजन डालता है भोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और साथ ही भोजन में से क्या निकाल लेता है, ऊर्जा। तो भोज्य पदार्थों से ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है और श्वसन प्रक्रिया आवश्यक है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं श्वसन तंत्र को। श्वसन में अंदर क्या होगा, श्वसन में जीवों द्वारा ऑक्सीजन गैस ली जाती है, ऑक्सीजन गैस ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। अब हम देखते हैं मनुष्य का श्वसन तंत्र। मनुष्य का श्वसन तंत्र यानी कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं और उसका क्रम क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया मनुष्य के श्वसन तंत्र में गैस से कहां से प्रवेश करेगी, नाक के 2 छिद्रों से, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, नासा छिद्र। फिर ये नाक के अंदर वाला भाग यहां तक, उसको हम क्या बोलेंगे, नासा मार्ग। फिर ये वाला भाग जहां से भोजन भी गुजरेगा, श्वास भी गुजरेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रसनी। फिर श्वास नली आ जाएगी यहाँ, और इसका ऊपरी भाग क्या कहलाएगा, कंठ। कंठ के बाद नली जैसी संरचना श्वास नली। श्वास नली श्वास नली दोनों फेफड़ों में जाएगी, और फेफड़ों में जाकर श्वास नली शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, श्वसनिकाएं। और प्रत्येक श्वसनिका के अंत में एक छोटी सी संरचना होती है बेर के जैसी, जिसे क्या कहते हैं, पुप्पिका। यानी हमारे श्वसन तंत्र की शुरुआत नासा छिद्र से हुई और फेफड़ों में जाकर पुप्पिका तक समाप्त हुई। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। गैसों के परिवहन का क्रम है नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ, फिर श्वास नली, फिर दोनों फेफड़े, फेफड़े के अंदर श्वसनिका, और श्वसनिका के लास्ट में पुप्पिका। मैं डायग्राम बना के बताती हूँ आपको। देखिए ये है हमारा नाक के अंदर वाला भाग, और ये आगे नाक के 2 छिद्र, जिसे हम क्या बोलेंगे, नासा छिद्र। ये नाक के अंदर वाला भाग। फिर ये यहां से जहां मुड़ा हुआ होगा जो ग्रसनी है, जहां से भोजन भी गुजरता है और श्वास भी गुजरता है। नाक से आया श्वास, मुंह से गया भोजन, तो इस भाग को हम क्या बोलेंगे, ग्रसनी। अब देखिए इस ग्रसनी के बाद यहां पर 2 नलियां आ जाती है। एक तो आ गई श्वास वाली नली, जिसको हमने क्या बोल दिया, श्वास नली, और एक आ गई भोजन वाली नली, जिसको हमने क्या बोल दिया, ग्रास नली। अब इस स्थान पर भोजन भी पड़ा हुआ है, श्वास भी पड़ा हुआ है। अगर यानी ये जो ग्रसनी वाला भाग है, इसके अंदर श्वास भी है और भोजन भी है। अब अगर ग्रास नली यानी भोजन वाली नली में श्वास चला गया थोड़ा सा, तो क्या दिक्कत होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर श्वास वाली नली के अंदर भोजन चला गया तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। दोनों बर्तन ऐसे खुले पड़े हैं, तो रक्षा किसकी करनी है ज्यादा, श्वास नली की, कि उसको भोजन से खतरा है, तो ढक्कन किसके ऊपर लगाएंगे, श्वास नली के ऊपर। जो श्वास नली का ऊपरी भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, कंठ। क्या बोलते हैं, कंठ। और इस कंठ के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है। इस कंठ के ऊपर एक ढक्कन पाया जाएगा, जिसका नाम क्या है, एपिग्लोटिस। इसका नाम क्या है, एपिग्लोटिस। अब देखिए जैसे ये श्वास नली है और इसका ये ढक्कन है, ये बंद नहीं रहेगा। बंद रहेगा तो श्वास कैसे आएगी, ये खुला रहता है ऐसे। बंद कब होगा, जैसे ही आप भोजन करोगे, आप भोजन को निकलोगे, ऐसे क्या ये ढक्कन बंद, ये श्वास नली को बंद कर देगा, तो ये रास्ता खुला रहेगा, तो भोजन इधर चला जाएगा। जैसे ही निवाला इधर गया, ये ढक्कन वापस खुल जाएगा और श्वास के लिए तैयार रहेगा। ये हमेशा खुला रहता है। केवल कब बंद होता है, भोजन करते समय नहीं। भोजन तो आप 4 घंटे तक करोगे, तो क्या ये बंद रहेगा क्या, श्वास कैसे आएगा फिर।
केवल और केवल भोजन निगलते समय, आप कुछ भी खाते हो निगलते हो तो ये एपिग्लोटिस श्वास नली को ढक देगा। जैसे ही भोजन इधर गया ये वापस खुल जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, श्वास नली का ऊपरी भाग कंठ कहलाता है। जहां से श्वास नली वाली ये पाइप शुरू हो रही है ना, इसका ऊपरी भाग क्या कहलाएगा, कंठ, जहां से आवाज निकलती है। इसलिए कंठ को स्वर यंत्र या ध्वनि उत्पादक यंग भी बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। श्वास नली का ऊपरी भाग कंठ, श्वास नली का ऊपरी ढक्कन क्या कहलाएगा, एपिग्लोटिस। क्या कहलाएगा, एपिग्लोटिस। इसका काम क्या है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। यानी इसका काम क्या है, यहीं पर लिख देती हूं, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। ये जो कंठ है इसको क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। क्या कहते हैं, स्वर यंत्र। यहीं से याद कर लेना। श्वास नली का ऊपरी भाग क्या कहलाएगा, कंठ, जिसे स्वर यंत्र भी बोलते हैं। श्वास नली का ऊपरी ढक्कन क्या कहलाता है, एपिग्लोटिस, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अब देखिए, ये श्वास नली आगे जाएगी और शाखाओं में बढ़ जाएगी। किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर। ये है बायां फेफड़ा, जो थोड़ा छोटा होता है दाएं से, क्योंकि ये अपनी तरफ हृदय को यहाँ पर क्या करता है, जगह देता है, इसलिए थोड़ा छोटा होता है। ये है दायां फेफड़ा। श्वसन तंत्र के अंदर सबसे पहले नासा छिद्र, फिर ये नासा मार्ग, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, नासा मार्ग। फिर ये वाला भाग जहां से भोजन श्वास दोनों गुजरते हैं, ग्रसनी। फिर कंठ, कंठ के बाद श्वास नली, श्वास नली आगे जाएगी फेफड़ों में, फेफड़ों में ये शाखाओं में बढ़ जाती है, और इन शाखाओं का नाम क्या हो जाता है, श्वसनिकाएं। क्या नाम हो जाता है, श्वसनिकाएं। श्वसनिका तक हो गया, और प्रत्येक शाखा के अंत में एक बेर जैसी संरचना होगी, वही मुख्य रूप से श्वसन करती है, रोग रक्त के साथ गैसों का आदान प्रदान करती है, और इसका नाम क्या है, कुप्पिका। क्या नाम है, कुप्पिका। ये जो लाल कलर में दिख रही है ये क्या है, कुप्पिका। और जो प्रत्येक कुप्पिका है इसमें से एक खून की नली निकलेगी, रक्तवाहिनी निकलेगी। ये रक्तवाहिनी आई, आते टाइम इसके अंदर ज्यादा कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड। कुप्पिका ने ऐसे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया और इसमें क्या डाल दी, ऑक्सीजन। और वापस जाते टाइम ये ज्यादा क्या लेकर जा रही है, ऑक्सीजन। गैसों की दृष्टि से रक्त को शुद्ध किसने कर दिया, फेफड़ों की कुप्पिका ने। कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें डाल दिया, नहीं, ऑक्सीजन को उसमें डाल दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकाल दिया। ये पूरा श्वसन प्रक्रिया हुई। अब देखिए, वातावरण के अंदर सारी गैस है, जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, 21% ऑक्सीजन है, बाकी अन्य गैस है। अब वातावरण को पता थोड़ी है कि इसके शरीर में केवल ऑक्सीजन चाहिए, नहीं, वातावरण को तो पता नहीं है, तो नाक के अंदर सारी गैसें जाएगी, सिर्फ उसमें से ऑक्सीजन कब काम में होगी, कुप्पिका में जाकर। वातावरण में जितनी भी गैस है उसी मात्रा में शरीर के अंदर जाएगी, यहाँ तक जाएगी कुप्पिका तक, नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, फेफड़ा, श्वसनिका, यहाँ से होते हुए कुप्पिका तक आएगी। कुप्पिका उनमें से गैसों में से ऑक्सीजन लेगी, खून में डालेगी, खून में से कार्बन डाइऑक्साइड डालेगी और उन गैसों के साथ वापस मिला देगी। जिस रास्ते से गैसें आएगी उसी रास्ते से गैसें वापस चली जाएगी। फर्क क्या रहेगा, आते टाइम ऑक्सीजन ज्यादा थी और जाते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। कुप्पिका मुख्य रूप से सारे काम करते हैं, इसलिए कुप्पिका को क्या कहा जाता है, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई। क्या कहा जाता है, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। इसे क्या बोलते हैं, एल्विलाई। तो ये था हमारा श्वसन तंत्र, इसको नोट कीजिए। फिर कुछ और पॉइंट्स है वो बताती हूँ मैं आपको। अब देखिए, जो फेफड़ा होता है इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फेफड़े के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। ये फेफड़ा था, इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लूरल झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लूरल झिल्ली।
यानी फेफड़ों के ऊपर की झिल्ली क्या कहलाएगी? प्लूरल झिल्ली। और इस प्लूरल झिल्ली और फेफड़े के बीच में एक द्रव पदार्थ भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्लूरल द्रव। क्या कहते हैं? प्लूरल द्रव। ये प्लूरल द्रव क्या करता है? फेफड़ों पर होने वाले घर्षण को रोकता है। फेफड़ों पर होने वाले घर्षण को रोकता है। यानी अगर फेफड़ा और इसके ऊपर की झिल्ली डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे तो उन दोनों में रगड़ होगी, और रगड़ होने से फेफड़े पर घर्षण होगा, फेफड़ा नष्ट होगा। तो इन दोनों के बीच के घर्षण को रोकने के लिए क्या पाया जाता है? प्लूरल द्रव। फेफड़ों के ऊपर की झिल्ली क्या कहलाती है? प्लूरल झिल्ली। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कुपिका थी और कुपिका में से रक्त नलिका जा रही थी। कुपिका ने इसके अंदर क्या डाली? ऑक्सीजन, और इसमें से क्या निकाली? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रक्त है, इस रक्त के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो ऑक्सीजन को पकड़ कर ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ जाती है? तो इस रक्त के अंदर क्या बैठा हुआ है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन वो गाड़ी है जो आते टाइम तो किसको बिठा कर ला रही है? ऑक्सीजन को, और जाते टाइम क्या करेगी? किसको बिठाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। जाते टाइम किसको बिठा कर ले जाएगा? नहीं, आते टाइम तो कार्बन डाइऑक्साइड को बिठा कर लाएगा, और जाते टाइम किसको बिठा कर ले जाएगा? ऑक्सीजन को। यानी ये गाड़ी है जो आते टाइम इन सवारी को ला रही है, यहाँ पर उतारी है, यहाँ से इस ऑक्सीजन वाली सवारी को बिठा रही है और शरीर के अंगों में लेकर जा रही है। यानी शरीर के अंगों से गाड़ी आई, सवारी कौन सी थी अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गाड़ी आकर यहाँ पर रुकी कुपिका में, कुपिका के अंदर इसने कार्बन डाइऑक्साइड को उतारा, कुपिका में छोड़ा, कुपिका से इसमें क्या बिठाया? ऑक्सीजन, और वापस लेकर जा रही है। ये काम गैसों को लाने ले जाने का कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है। इसलिए हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? श्वसनीय वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या कहा जाता है? श्वसनीय वर्णक। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम श्वसन क्यों करते हैं? श्वसन की जरूरत क्या है? तो श्वसन की जरूरत है भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए। हम भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा लेने के लिए। और भोजन में से ऊर्जा तभी निकलेगी जब आप भोजन के साथ कौन सी गैस मिलाओगे? ऑक्सीजन गैस मिलाओगे। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया। आपने भोजन किया, वो भोजन ग्लूकोज के रूप में कोशिका के अंदर गया, कोशिका द्रव्य के अंदर गया, फिर कोशिका द्रव्य से उसका रूप गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन गैस को भोजन के साथ मिलाएगा, क्या निकाल लेगा? ऊर्जा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। यानी श्वसन प्रक्रिया के दौरान, श्वसन प्रक्रिया के दौरान भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है। यानी आप किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन मिला दोगे तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। तो भोजन प्लस ऑक्सीजन गैस, तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। और इस भोजन में से क्या निकल जाएगी? ऊर्जा। तो भोजन हम ऊर्जा लेने के लिए करते हैं, और जब तक आप श्वास नहीं लोगे, उसमें ऑक्सीजन भोजन में नहीं लेगी, तब तक ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो जीवित रहने के लिए दो चीजें जरूरी है, श्वसन और भोजन। ठीक है, तो जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा निकाली जाती है उन्हें क्या बोलेंगे? भोज्य पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, और वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। यानी इन्हीं तीन चीजों का हम ऑक्सीकरण करके हम क्या निकालते हैं? ऊर्जा निकालते हैं। और अगला पॉइंट कि जब हम श्वसन करते हैं तो 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करते हैं? क्वेश्चन आता है मनुष्य की श्वसन दर है, पहला ऑप्शन होता है 72 बार प्रति मिनट, और आंसर टिक कर देता है। वो धड़कन होती है, हृदय की धड़कन होती है। हृदय की स्पंदन दर, यानी हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, वो हृदय स्पंदन दर है। जबकि श्वसन दर, हम 1 मिनट में श्वास कितनी बार लेते हैं? ये श्वास हम 1 मिनट में 12 से 16 बार लेते हैं। तो मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 16 बार प्रति मिनट।
जबकि जो छोटा बच्चा होता है उसकी श्वसन दर ज्यादा होती है, वो 44 बार प्रति मिनट होता है। जबकि जो भ्रूण होता है यानी माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी श्वसन दर 140 प्लस होती है। यानी शरीर का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा श्वसन दर कम होती जाएगी। हमारी तुलना में बच्चा श्वसन तेजी से करता है, उसकी देखना आप सांस गिनना, वो 1 मिनट में ज्यादा बार श्वास लेता है, 44 बार ले लेता है, जबकि हम 12 से 16 तक ही लेते हैं। जबकि माँ के गर्भ के अंदर बच्चा होगा वो तेजी से उसका श्वसन दर होती है, तेजी से वो ऑक्सीजन खींचता है, तो उसकी श्वसन दर 140, 130, 160 ऐसी आती है। यानी शरीर की साइज जितनी जितनी छोटी होगी श्वसन दर बढ़ेगी, शरीर की साइज बढ़ेगी तो श्वसन दर है वो कम होगी। और इस श्वसन दर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? श्वसन दर का मापन स्पाइरोमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्पाइरोमीटर के द्वारा। एक श्वास से संबंधित बीमारी होती है जिसका नाम है एम्फाइसीमा। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा सिगरेट पीता है तो उसकी कुप्पिका की भित्ति नष्ट होने लगती है और गैस से आदान प्रदान बंद हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा रोग, श्वसन संबंधी बीमारी। और कारण क्या है इसका? ज्यादा सिगरेट पीने से। ज्यादा सिगरेट पीने से। अब ज्यादा सिगरेट पीने से क्या होगा कि जो कुप्पिका है गोल गोल गोयर जैसी संरचना उसकी भित्ति टूट जाएगी और टूटने से गैस लीक होती जाएगी, खून में जा नहीं पाएगी, तो व्यक्ति को श्वास संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा होने से मृत्यु भी हो सकती है। तो कारण है ज्यादा सिगरेट पीना, इसमें कुप्पिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। कुप्पिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा गैसीय आदान प्रदान बंद हो जाता है एम्फाइसीमा रोग के अंदर। ये हमने मनुष्य के बारे में श्वसन तंत्र पढ़ा, एक छोटा सा पार्ट कि दूसरे जीवों के अंदर श्वसन करने वाले अंग कौन से हैं। जैसे हमारे अंदर श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, तो कुछ ऐसे जीव जिसके अंदर श्वसन के लिए कुछ विशेष संरचनाएं होती है तो उसको देखते हैं हम। तो कुछ जीवों को हम देखते हैं जिसके अंदर श्वसन अंग कौन से हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सरीसृप या सांप प्रजाति। इनके अंदर श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़े के द्वारा होता है। पक्षियों में भी श्वसन फेफड़ों के द्वारा, स्तनधारियों में भी श्वसन फेफड़ों के द्वारा। अब मेंढक अगर पानी के अंदर है, ये उभयचर है यानी पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। तो जब ये स्थल पर रहता है तो फेफड़ा काम करेगा, पानी में फेफड़ा काम नहीं करता है, क्योंकि फेफड़ा है वो एक हवा का गुब्बारा जैसा है, उसके अंदर अगर पानी चला गया तो वो काम करना बंद। तो जब मेंढक स्थल पर रहता है तो श्वसन किसके द्वारा करता है? फेफड़े के द्वारा। और जब पानी में रहता है तो श्वसन किसके द्वारा करता है? त्वचा द्वारा। ठीक है। उसके बाद जो मछली है ये श्वसन किसके द्वारा करती है? गलफड़ों के द्वारा। जो केंचुआ है ये भी श्वसन किसके द्वारा करता है? त्वचा के द्वारा। और जो आर्थ्रोपोडा है यानी कीट वर्ग है उनके अंदर श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वास नली के द्वारा, जिसको हम ट्रेकिया भी बोलते हैं। तो ये कुछ जीव जिनके श्वसन भाग हमने पढ़े, और इसके साथ ही हमारा जो श्वसन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ पाए और इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस का फायदा उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।